हे फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 12 के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर के 6 टॉपिक नगर एवं व्यापार के बारे में। नगर एवं व्यापार में हम नए नगरों और इसमें किस प्रकार का व्यापार हो रहा था इनके बारे में देखेंगे, जो लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक है। ये कहां से कहां तक है? 600 ईसा पूर्व से लेकर के अंतर्गत जो भी नगर एवं व्यापार हुए उनके बारे में इनमें चर्चा की गई है। सर्वप्रथम आता है नए नगरों के बारे में, यानी नए नगरों का विकास किस प्रकार हुआ इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो नए नगरों का विकास जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ, यानी जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजा किसान और नगर लेसन है वहां से ही स्टार्ट हो गया, यानी ये अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होने लग गया। इसके बाद नव विकसित अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां, यानी जो नए नए नगर थे जो धीरे धीरे 600 ईसा पूर्व में विकसित हो रहे थे वो क्या हो जाए महाजनपद, जैसे कि मगध है, मगध है, विराट, मगध, मत्स्य, कौशल, पांचाल, ये सभी महाजनपद थे। और वत्स है, जैसे कि ये सभी महाजनपद है, तो इनकी राजधानी ये बनने लग गई थी। इसके बाद ये जो नगर थे कहां पर स्थापित हुए थे? ये नगर कई नदी मार्ग पर, कभी बुलतल मार्ग पर इन पर स्थापित हुए। जैसे कि ये नदी मार्ग पर स्थापित हुए, उनमें से एक उदाहरण है पाटलिपुत्र का उदाहरण है, जो एक नदी मार्ग पर स्थापित था, जो अभी वर्तमान में बिहार के पटना में स्थित, बिहार की राजधानी पटना के रूप में स्थित है। इसके बाद सेकंड आता है भूतल मार्ग। भूतल मार्ग पर कौन सा स्थित था? तो ये उज्जैनी जो था वो भूतल मार्ग पर स्थित था, जहां से व्यापार एवं वाणिज्य आसानी से हो जाता है। इसके पश्चात थर्ड है व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र, यानी ऐसे कई सारे नगर थे, परंतु ये तीनों जो है वो एक एक उदाहरण है। तो जो व्यापारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से जो केंद्र था वो विकसित था, तो उसमें एक है मथुरा, जो इन तीनों में निपुण था। इसके कारण इन सबको इन श्रेणी में रखा गया। ये सभी पाटलिपुत्र, उज्जैन, ये सभी मुख्य प्रमुख केंद्र माने गए इन सभी के। तो इस प्रकार नए नगरों का विकास हुआ। इसके पश्चात हमारे किताब में एक छोटे से पुस्तक में साइड में दिया होगा पाटलिपुत्र का इतिहास, इसको भी हम देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी पुस्तक में से भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, तो हम देख लेते हैं पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में। हम लिखेंगे यहाँ पर पाटलिपुत्र का इतिहास। पाटलिपुत्र का इतिहास क्या रहा इसके बारे में हम देख लेते हैं। पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नामक गांव से हुआ। किससे हुआ? पाटलीग्राम नामक गांव से हुआ। और ये जो पाटलिपुत्र है इसकी जो ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसको बनाने का निश्चय किया, या फिर उनको अपनी बस्ती में लाने का निर्णय किया। कब? तो ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व शासकों ने क्या किया? ने अपनी राजधानी, पहले जो मौर्य शासक थे वहां पर उनकी राजधानी क्या चल रही थी? राजगाह को हटाकर इस बस्ती में किसका लाने को निर्णय किया? तो इसको पाटलिपुत्र को इसमें मिलाने का निर्णय किया और इसको अपनी राजधानी घोषित, इनका नाम परिवर्तित कर दिया। तो इसमें राजधानी राजगाह को हटाकर अपनी बस्ती में लाने का निर्णय किया। अब ये निर्णय कर लिया, इसके पश्चात इन्होंने क्या किया कि इसका नाम परिवर्तित कर दिया। पहले क्या नाम था? पाटलीग्राम। तो इसके बाद इसका नाम क्या कर दिया इन्होंने? परिवर्तित करके क्या पाटलीग्राम से क्या कर दिया? पाटलिपुत्र। समय समय पर नाम बदलते रहे। इसके बाद अभी वर्तमान में हम पटना के नाम से उस जगह को जानते हैं, जो बिहार की राजधानी है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनने में एक सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया था। यानी जो पाटलिपुत्र है वो 4वीं शताब्दी के आते आते 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये क्या बन गया? राजधानी बन गई।
ये राजधानी बन गई। इसके बाद धीरे धीरे इसका महत्व कम होने लगा, यानी इसके बाद तो ये राजधानी बन गई। ये लगभग 150 वर्ष तक मगध की या फिर ये जो काल चल रहा था महाजनपदों की राजधानी रही। इसके पश्चात इसका धीरे धीरे जो महत्व था वो कम होता गया। इसके बाद जब 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब एक चीनी यात्री यहाँ पर आया, जब 7वीं शताब्दी में होगा, आप देख लें इसमें पाटलिपुत्र का इतिहास। हाँ, ये 7वीं ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ये 7वीं ईस्वी में आया, क्योंकि इससे रिटर्न तो हो नहीं सकता। 7वीं ईस्वी में जब एक चीनी यात्री, ये भी क्वेश्चन एक छोटा 1 नंबर का बन सकता है कि 7वीं ईस्वी में कौन चीनी यात्री भारत में आया था, तो इस चीनी यात्री कौन सा था? स्वयं भारत में आया, और इसने क्या कहा? इसने कहा कि इसे यहाँ पर खंडर के रूप में मिले, जो मकान वगैरह बने हुए थे वो सभी खंडर के रूप में मिले। और उस समय यहाँ की जो जनसंख्या थी, उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी, इसलिए इसका महत्व धीरे धीरे कम हो गया, और ये अभी वर्तमान में पटना के नाम से प्रचलित है। तो आप ये देख ले, पाटलिपुत्र का इतिहास पाटलिपुत्र नाम से हुआ। इसके पश्चात 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजगांव से हटाकर इसको इसकी बस्ती में मिलाने का निर्णय किया। इसके पश्चात इसका नाम बदलकर पाटलिपुत्र से पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र रख दिया गया। फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये क्या बन गई? एक राजधानी के रूप में बन गया, और सबसे बड़े नए नगरों के रूप में विकसित हुआ। इसके पश्चात धीरे धीरे ऐसे ही चलता गया। फिर लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी लगभग 6, 7, 8, 900 ईस्वी बाद ये जो चीनी यात्री स्वयं भारत में आया, तब इन्होंने कहा कि ये पाटलिपुत्र जो है उस समय खंडर के रूप में मिला, और यहाँ की जनसंख्या भी उस समय कम हो गई थी। इस अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका महत्व कम हो चुका था। अब हम बात करते हैं इसके आगे नगरीय जनसंख्या, जिसमें सम्राट वर्ग और शिल्पकार शामिल थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो यह हो गया पाटलिपुत्र का इतिहास, नए नगर के बारे में। नगरीय जनसंख्या, जिसमें सम्राट वर्ग और शिल्पकार आते थे। सम्मिलित है। हड़प्पाई शहरों को छोड़कर कुछ किलेबंद नगर भी थे। विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए, जिनमें उच्च कोटि की मिट्टी के कटोरी व थालियां बनी हुई मिली। यानी हड़प्पाई शहरों के अलावा, हड़प्पाई शहर जैसे कि कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो थे, हड़प्पा भी एक शहर के रूप में विकसित हुआ, ये सभी शहर थे। इनको छोड़कर भी कई जगह पर उच्च कोटि के मिट्टी के बर्तन जैसे कि मिले। तो इसमें हम लिखेंगे हड़प्पाई शहरों को छोड़कर कई जगहों पर पुरावशेष मिले, जिनमें से कई प्रकार उच्च कोटि की मिट्टी से बने हुए बर्तन थे, जिनमें से उच्च कोटि की मिट्टी से बने पात्र, जैसे कि पात्र कौन कौन से थे इसमें? तो थाली व कटोरी जो थे वो इसमें पात्र के रूप में थे। और इन पर क्या था? इन पर एक चमकदार कलई चढ़ी हुई थी। इस पे क्या हुआ था? एक चमकदार कलई चढ़ी हुई थी और ये ज्यादातर ऐसा माना जाता था कि ये जो पात्र थे ये अमीर लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाते थे, और इन्हें उत्तरी कृष्णा मार्जित पात्र भी कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? ये जो पात्र थे ये क्या कहा गया? उत्तरी कृष्णा मार्जित पात्र कहा गया।
इनका प्रयोग शायद अमीर लोग ही करते होंगे। इनमें भी दिया गया है कि इनका प्रयोग, इसका प्रयोग अनुमान लगाया कि इसका प्रयोग कौन करता होगा, अमीर लोग ही करते होंगे, अमीर लोगों द्वारा किया जाता होगा। इसके बाद आता है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ अभिलेखों के लोगों के दान देने की भी उल्लेख मिलता है। इन दानात्मक अभिलेखों में दाता का नाम के साथ साथ उसके व्यवसाय का उल्लेख भी मिलता है। यानी जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो थी उसमें जो ग्रंथ मिले उसके अनुसार दान देने का उल्लेख भी उन ग्रंथों में किया गया है। तो उनके अनुसार जो व्यापारी या फिर कोई भी था तो उनके साथ साथ उनका व्यापार का भी उल्लेख उस ग्रंथों में किया गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आगे। अब ये कौन कौन से थे इनके बारे में भी हम देख लेंगे। एक तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। ये जो अभिलेखों में, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, अभिलेखों में दान का उल्लेख मिलता है, दान का उल्लेख मिलता है। और उनके साथ दाताओं के साथ उनके व्यापार का भी उल्लेख मिलता है, मिलता है। तो ये हो गए जो दान के रूप में कौन कौन से दान दे रहे थे इनके बारे में देख लिया। उत्पादकों और व्यापारियों को के संघ को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। तो हम लिखेंगे उत्पादकों वो व्यापारियों, जो उत्पादक और व्यापारी थे उस समय को उनको क्या कहा जाता था कि संघ को श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यह आप लिख लें, श्रेणी कहा जाता था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है श्रेणी किसे कहा जाता था 600 ईस्वी के अंतर्गत। तो इसमें हम लिखेंगे श्रेणी उत्पादकों व व्यापारियों के संघ को कहा जाता था, जो क्या करते थे, कच्चा माल खरीद कर, ये कच्चा माल खरीद कर क्या करते थे, नए माल उत्पादित करते थे, खरीद कर क्या करते थे, नया माल उत्पादित करते थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। इसके बाद आता है 6.3 उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। हमने अभी देख लिया, नए नगरों के बारे में देख लिया, इसके बाद नगरीय जनसंख्या के बारे में देख लिया, उनमें क्या क्या गतिविधियां हो रही थी उनके बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे 6.3 उपमहाद्वीप और उनके बाहर का व्यापार किस प्रकार था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6.3 उपमहाद्वीप व उसके बाहर का व्यापार, यानी ये व्यापार किस प्रकार का होता था। तो इसके बारे में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में कई नदी मार्गों और भू मार्गों का जाल बीच गया था तथा कई दिशाओं में यह फैल गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में नदी मार्गों व भूतल मार्गों, भूमार्गों का जाल बिछ गया था, जो कई दिशाओं पर फैला था, जिसके माध्यम से परिवहन होता था और सामान का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता था। भूमार्ग मध्य एशिया से उसके आगे तक कहीं फैला हुआ था, यानी जो भूमार्ग था वो कहां तक फैला हुआ था, भूमार्ग का फैलाव मध्य एशिया व उसके आगे तक फैला हुआ था। इसके पश्चात जो नदी मार्ग था या फिर जल मार्ग हम कह सकते हैं, वो क्या किससे जुड़ा हुआ था, जो वहां पर बंदरगाह बने हुए थे, जल मार्ग बंदरगाह बने हुए थे, और यह अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा बंगाल की खाड़ी से चीन व दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। तो इसमें हम लिखेंगे दो है, अरब सागर से पश्चिमी एशिया
व उत्तरी अफ्रीका। और दूसरा इसमें है, दूसरा क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इसमें है दूसरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से चीन व दक्षिणी पूर्वी एशिया। बंगाल की खाड़ी से चीन व चीन, जैसे कि हम देखें तो भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से ये जो चीन में जाता था और पश्चिमी पूर्वी एशिया में जाता था, और यहाँ से अफ्रीका में चले जाता था, और यहाँ से पश्चिमी एशिया में भी चला जाता था, जिसके माध्यम से पूरे विश्व में इसका अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसका व्यापार होने लगा था उस समय। बंगाल की खाड़ी से क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। तो ये हो गया हमारा, ये कहाँ का फैला हुआ था। अब ये जो मार्ग थे ये किसके नियंत्रण में रहते थे, तो ये जो मार्ग सब फैले हुए थे, जो जाल तंत्र इस भारत में पूरा बिछा हुआ था, जल मार्ग या फिर भूमार्ग थे, ये सभी मार्ग जो शासकों के अंडर में रहते थे, यानी शासकों के नियंत्रण में रहते थे। तो हम अब लिखेंगे ये मार्ग शासकों के नियंत्रण में रहते थे, और इसके नियंत्रण और इसके बदले व्यापारियों की सुरक्षा के बदले इनसे धन वसूलते थे। यानी ये व्यापारियों की सुरक्षा के बदले क्या करते थे, धन वसूलते थे। सुरक्षा के बदले धन वसूलते थे, यानी कर लेते थे। एक प्रकार का कर ही हम इसे कह सकते हैं। इसके पश्चात हम देखें तो पैदल फेरी वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी व घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले जो व्यापारी थे, इन मार्गों पर प्रमुख रूप से चलते थे। तो इसमें हम लिखेंगे प्रमुख व्यापारी कौन कौन से थे जो इन मार्गों से आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है फेरी वाले, इसके पश्चात आता है सेकंड है घोड़े बैलगाड़ी वाले व्यापारी, वह घोड़े व खच्चर जो लेकर आते थे, खच्चर वाले व्यापारी जो होते थे, वो सभी इनमें प्रमुख व्यापारी थे जो जानवरों के दल के साथ चलते थे, जानवरों के दल के साथ चलते थे। अब इसमें हम देखें आगे तो लोग समुद्री मार्ग पर यात्रा करते थे, और ये जितना खतरनाक था उतना लाभदायक भी होता था। समुद्री मार्ग उस समय खतरनाक, परंतु उस समय क्या था, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उस समय जहाज डूबने के, नाव डूबने के चांसेस ज्यादा रहते थे। तो यह मार्ग खतरनाक होता था, परंतु इसमें घर्षण की आवश्यकता नहीं होती थी। इसके कारण यह सस्ता, जैसे कि हम देखें तो अभी कोई भी गाड़ी चलती है तो उससे घर्षण होता है, तो उससे पार्ट जो होते हैं गिर जाता है, लेकिन जो जल मार्ग होता है उसमें घर्षण नहीं होता, जिसके कारण आसानी से कोई भी माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। तो हम इसलिए, परंतु यह लाभदायक होता था। अब हम इसमें आगे देखें तो प्राकृत भाषा में जो प्रसिद्ध एवं सफल व्यापारी और बड़े धनी व्यापारी थे, बड़े धनी व सफल व्यापारी को प्राकृत भाषा में क्या कहा जाता था, सेठी। सेठी व सत्वा, और तमिल भाषा में क्या कहा जाता था, तो मस्थुवन। प्राकृत भाषा में क्या कहा जाता था, प्राकृत भाषा में सेठी, सत्यवान। और जो तमिल भाषा है उसमें जो स्थानीय भाषा का प्रचलन था उसमें प्राकृत भाषा भी आ गई और तमिल भाषा भी आ गई। तो इसमें कहते थे मस्थुवन। ये दो सफल और धनी व्यापारियों के उपनाम भी हम कह सकते हैं, उनको उपनाम के नाम से जाना जाता था। अब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान पहुंचाया जाता था व्यापार के माध्यम से, ये क्या क्या रहता था, तो इसमें नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, ये सभी चीजें जो दैनिक जीवन की वस्तुएं ये पहुंचाते थे। और इसमें
जो इसमें काली मिर्च जैसे जो मसाले हैं उनका रोमन साम्राज्य में बहुत अधिक डिमांड थी। तो हम यहाँ आगे देखेंगे। प्रमुख सामान, प्रमुख सामान में क्या आएगा? दैनिक जीवन की वस्तु जैसे कि नमक, पानी, अनाज, नमक, पानी, अनाज। इसके पश्चात कपड़ा और धातु भी इसमें आएगी, क्योंकि धातु से मोहरें बनती थी उस टाइम, और इनसे बने उत्पाद। और इसमें आ गया पत्थर भी आ गई, जड़ी बूटी भी आ गई। ये सभी प्रमुख सामानों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। और काली मिर्च जैसे मसाले तथा कपड़ों और जड़ी बूटियों को रोमन साम्राज्य में बड़ी मांग थी। काली मिर्च और कपड़े व जड़ी बूटियों की रोमन साम्राज्य, जो रोमन साम्राज्य था वहां इनकी अधिक मांग थी, जिसके माध्यम से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोमन साम्राज्य तक जाता था। इसके पश्चात हम देखें तो ये सभी भूमध्य क्षेत्र तक अरब सागर के रास्ते पहुंचाए जाते थे। यानी ये सभी भूमध्य क्षेत्र, जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है उसके आसपास अरब सागर के रास्ते पहुंचाए जाते थे। भूमध्य क्षेत्र तक अरब सागर के रास्ते पहुंचाए जाते थे। ये हमारा हो गया इसके बाहर के व्यापार, जिसमें क्या क्या चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी, किन मार्गों से आती थी, नदी मार्ग कौन से है और जल मार्ग कौन से, भूमार्ग कौन कौन से, ये सब हमने देख लिया। इसके बाद इस पे नियंत्रण किसका रहता था, उसको किन बड़े व्यापारी को किन नाम से जाना जाता था, ये सभी हमने देख लिए। अब आता है 6.4 हमारा नए नगर में सिक्के और राजाओं के बारे में। सिक्के और राजाओं के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, लेकिन एक बार और रिवाइज हो जाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें डिटेल में दिया हुआ है। 11th क्लास में इतना विस्तार से दिया हुआ नहीं था। 10वीं में भी हमने पढ़ा था, जिसमें कुषाण शासकों में, गुप्त शासकों में इनकी चर्चा, सिक्कों के बारे में चर्चा की गई थी। उनके बारे में भी अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6.4 सिक्के व राजा। सिक्के व राजा। व्यापार के लिए सिक्कों में प्रचलन में आने पर विनिमय काफी सरल हो गया। यानी सिक्के आते ही क्या विनिमय जो होता है वो सरल हो गया था। सर्वप्रथम चांदी व तांबे के 8 सिक्के ढाले गए, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आए थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पॉइंट बना बना के लिखेंगे। सिक्कों के प्रचलन से विनिमय या व्यापार सरल हो गया। इसके पश्चात सर्वप्रथम कौन से सिक्के ढाले गए? तो सर्वप्रथम चांदी व तांबे के 8 सिक्के डाले गए। और ये सिक्के कब डाले गए? तो ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व डाले गए। यहाँ पे हम लिखेंगे कोष्टक में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये सिक्के डाले गए। इसके पश्चात आता है तो ये जो सिक्के हैं ये राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे। एक इनके द्वारा, राजाओं द्वारा जारी किए गए। ये जो सभी सिक्के राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। शासकों की प्रतिमाएं उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए। किसके साथ? शासकों की प्रतिमा, जो शासक थे उसकी प्रतिमा व उसके नाम के साथ, उस समय जो सिक्के थे उनमें क्या किया, उस सिक्के में एक शासक की प्रतिमा बनाई जाती थी और उसके साथ उसका नाम भी लिख दिया जाता था। उसको उस मार्केट में वे जो चांदी और तांबे के बने हुए थे। तो किसके सबसे पहले सिक्के किसने? हिंद यूनानी शासकों ने
उपयोग में लिए। किन्होंने? हिंद यूनानी शासकों ने उपयोग में लिए। इसके पश्चात द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय महाद्वीप में पश्चिमी क्षेत्र में इनका शासन था। यानी इनका शासन कब था? तो द्वितीय शताब्दी में भारत में पश्चिमोत्तर में इनका शासक था। कहां पे था? पश्चिमोत्तर शासक था। लगभग कौन सी शताब्दी में? तो द्वितीय शताब्दी में। अब आगे हम देखें तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सर्वप्रथम हमने पहले भी पढ़ रखा है, 10वीं में हमारा क्वेश्चन भी आया था कि सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए थे। जो कौन से सिक्के थे? सोने के बने हुए सिक्के थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों द्वारा जारी किए थे। और किस सदी में जारी किए गए थे? तो वो लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व जारी किए गए थे। कुषाण शासकों द्वारा सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए गए। सर्वप्रथम सिक्के किसने बनाए थे? कुषाण शासकों ने बनाए थे, बनवाए थे। जिनका आकार और भार तत्कालीन रोमन सम्राट और यूनान के पश्चिमी शासकों द्वारा जारी किए सिक्कों के बिल्कुल समान था। सिक्कों के अधिक प्रयोग से ऐसा लगता है कि बहुमूल्य वस्तु और भारी मात्रा में विनिमय किया जाता था। यानी ये बीच वाला लिखने के मतलब नहीं, लेकिन ये लिखेंगे हम, सिक्कों के अधिक उपयोग से ऐसा लगता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में विनिमय किया जाता होगा। यानी सिक्कों के माध्यम से भारी मात्रा में विनिमय किया जाता होगा। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय सिक्कों का अत्यधिक प्रचलन होने लगा था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हरियाणा व पंजाब के कई योद्धे कबीली राज्यों में भी तांबे के सिक्के जारी किए गए। पुरातात्विकों को हजारों की संख्या में सिक्के मिले और इन सिक्कों में व्यापार की रुचि और सहभागिता का पता चलता है। सोने के सबसे भव्य सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए। सोने के जो भव्य सिक्के थे, सोने के भव्य सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो गुप्त शासकों द्वारा किए गए। गुप्त शासकों में मुख्य थे प्रमुख समुद्रगुप्त, ये सभी इसमें प्रमुख थे। इसके बाद हम देखें इस मात्रा, ये जो सोना था उस समय, ये गुणवत्तापूर्ण या फिर हम अति उत्तम सोना कह सकते हैं। अति उत्तम सोना था या फिर गुणवत्तापूर्ण सोना था, जिससे विनिमय में आसानी होती थी, जिससे विनिमय में आसानी व शासकों को लाभ भी होता था। यानी अगर अच्छा सोना होगा तो उससे शासकों को लाभ भी होगा और विनिमय भी आसानी से हो जाता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। कुछ छठी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं, छठी शताब्दी ईस्वी में, ये सभी ईस्वी आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो आप याद कर ले, एक जैसे कि एक आप के बुक में बना दें कि इस समय ये हुआ, तो जैसे कि यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, ये प्रथम शताब्दी, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 और 6। अब आप इसमें नोट करते रहे, जैसे कि सिक्कों का प्रचलन कब किस समय हुआ, तो इस समय। अब सिक्के सर्वप्रथम उपयोग में कब लाए गए? तांबे के, तो ये लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व। नए नगरों का विकास कब हुआ? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व। और अगर ईस्वी ईसा पूर्व बोले तो इधर, यहाँ पे आप लिखते इधर साइड ईसा पूर्व और इधर लिख ले ईस्वी, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। ईस्वी बोले तो इधर वाला देखना है, 0 से इधर वाला, और ईसा बोले तो ईसा पूर्व बोले तो इधर 0 से माइनस की साइड में जो इधर साइड होंगे वो हमको
देखने हैं। अब हम देखें तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो सोने के सिक्के थे वो मिलने कम हो गए थे। अरे वापस गलती होगी, सॉरी। ये जो सिक्के थे वो छठी शताब्दी ईस्वी में, ये ईसा पूर्व का आप ध्यान रखें, छठी शताब्दी ईस्वी में सिक्के मिलने कम हो गया। फिर हम लिखते सोने के सिक्के मिलने, सोने के सिक्के मिलने कम हो गए, मिलने कम हो गए, जिससे ऐसा लगता है कि रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तथा दूरवर्ती व्यापार में भी कमी आ गई थी। यानी उस समय इतिहासकारों ने कहा कि जो रोमन साम्राज्य उस समय पतन हुआ था, इसके कारण वहां पे प्रचलन कम हो गया, क्योंकि रोमन से ही ये सिक्कों का आरंभ हुआ था। इसके पश्चात इससे दूरवर्ती व्यापार, क्योंकि रोमन में काली मिर्च की सप्लाई होती थी, और इसके पश्चात हम देखें तो इससे जड़ी बूटियां, सूती वस्त्र, ये सब भी भेजा जाता है, जिससे व्यापार, दूरवर्ती व्यापार में कमी आ गई। इसके बाद इस काल में सिक्के मिलने कम हो गए, और अभिलेखों और जो ग्रंथ थे उनमें भी सिक्कों का उल्लेख कम हो गया था। अभिलेखों व ग्रंथों में भी सिक्कों का उल्लेख कम हो गया था, कम था। दूरवर्ती व्यापार में भी कमी आ गई थी। इसमें हम लिख सकते हैं एक और कारण, दूरवर्ती व्यापार में कमी, क्योंकि कई सारे साम्राज्यों का पतन हो चुका था, कमी। इसका कारण था, उस समय यानी ऐसा माना जाता था कि ये जो प्रचलन था, उस समय सिक्कों का प्रचलन तो था, सिक्कों का प्रचलन था, परंतु कोई एकत्रित करके यानी या फिर सिक्कों का संग्रह उस समय नहीं किया, यानी परंतु उनका संग्रह नहीं किया जा रहा था। इसके बाद लास्ट एक हमारे पुस्तक में दिया गया, मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं, ये हम लिख देते हैं। यह हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिक्के और राजाओं के बारे में, किस प्रकार सिक्के शुरू हुए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो शुरू किए गए थे, किनके द्वारा, ये सर्वप्रथम राजाओं द्वारा शुरू किए, और किससे बने हुए थे, चांदी और तांबे के बने हुए थे। इसके पश्चात धीरे धीरे इनका विकसित हुआ। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी शासकों ने सबसे पहले उनके नाम और प्रतिमा के साथ सिक्के जारी किए। इसके बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा प्रथम स्थापित बनाए गए। इसके बाद धीरे धीरे इनका विनिमय प्रारंभ होने लगा, इसका प्रचलन बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व पंजाब में भी ये मिले, और धीरे धीरे वापस इनका प्रचलन कम होने लगा। अभिलेखों में भी इनका छठी शताब्दी ईस्वी आते आते इनका प्रचलन भी कम होने लगा, और इसी प्रकार इनका उल्लेख भी कम हो गया, और इनका प्रचलन था परंतु संग्रह करना सभी लोगों ने बंद कर दिया था। अब हम बात कर लेते हैं मुद्रा शास्त्र के बारे में, जो हमारा पुस्तक में दिया गया है, मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है, पर इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है, यानी इसको हम सीधी भाषा में कह सकते हैं, सिक्कों का अध्ययन ही मुद्रा शास्त्र है। सिक्कों पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि और उनकी धातुओं का विश्लेषण भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिक्के पर पाए जाने वाले, सिक्के पर क्या क्या प्राप्त, चित्र, नाम का उल्लेखन, लिपि और उनकी धातुओं का विश्लेषण, धातुओं का विश्लेषण मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। विश्लेषण जो था वो मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, इसी को मुद्रा शास्त्र हम कह सकते हैं। यह हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, छठा। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे कल 7th टॉपिक मूल बातों के बारे में। इसके बाद अंतिम टॉपिक रहेगा अभिलेख साक्ष्य की सीमा और
इसके बाद हमारा राजा किसान और नगर लेसन क्लियर हो जाएगा। और हमारे इसमें चौथा लेसन कट चुका है जिसका नाम है विचारक विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विश्वास। ये लेसन हमारा कट चुका है, जिसके बाद हम थर्ड लेसन कंप्लीट करने के बाद हम सीधा सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे लगभग 4 लेसन ही है, 3 ही लेसन है वो उसमें भी 2 बुक कट चुके, और थर्ड बुक में भी 2 लेसन कट चुके, 4 लेसन कुछ है। तो इस प्रकार हमारा 30% कोड कट चुका है। और ये आप लेसन भी अच्छी तरीके से पढ़े, क्योंकि इनकी जो नंबर है वो उसके जो नंबर कटे वो इसमें जुड़ गए। तो जैसे कि ये लेसन भी लगभग 8 नंबर का हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर हम ब्लूप्रिंट देखें तब हमें पता पड़ेगा। अब क्लासें बहुत दिनों बाद आई थी, तो कल से क्लासें रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल लर्न विद कुणाल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।